नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। और सबसे सटीक और सबसे स्पष्ट बेहतरीन तरीके से बिल्कुल अलग अंदाज में आपको अगर कोई एग्जिट पोल दिखा रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे, जिसमें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की तरफ से आपको हम बता दें सर्वे किया गया और सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने हम रख रहे हैं। बिल्कुल ही दिलचस्प अंदाज में रख रहे हैं। हमारा महापैनल लगातार बना हुआ है जिसमें ज्योतिष भी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और तमाम मिमिक्री आर्टिस्ट भी मौजूद है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको हम बता दें लगातार जो आंकड़े बता रहे हैं, अब आपको हम बता दें उत्तर प्रदेश का लगभग 80 सीटों के जो रुझान है वो सामने आने लगे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, लगभग 70 सीटें यहां पर जाती हुई दिख रही है बीजेपी को, एनडीए को यहां पर जाती हुई दिख रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपको हम बता दें कि एक तरफ से क्लीन स्वीप होता हुआ यहां भी दिख रहा है। और जैसा कि आपको पहले भी तमाम ज्योतिषाचार्यों ने भी बताया था, देखिए तो इस बार 400 पार, जी हाँ, एग्जिट पोल के रुझानों में एनडीए 400 पार और यही नारा दिया था इस बार। 361 से 400 सीट पहुंच चुकी है एनडीए। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको हम बता दें यही नारा भी दिया था प्रधानमंत्री ने इस बार पूरी रैली के दौरान और पूरे एनडीए ने यह नारा एक तरह से दिया था कि अब की बार 400 पार का नारा दिया था और वो 400 पार यहां पर होता हुआ एग्जिट पोल में दिख रहा है। पिछली बार 352 सीटें मिली थी एनडीए को, लेकिन इस बार देखिए 400 पार का आंकड़ा छूता हुआ यहां पर दिख रहा है। तो 463 सीटों पे नतीजे लगभग जो है, रुझान जो है वो यहां पर आ चुके हैं और इन रुझानों में एनडीए के खाते में 401 सीट जाती हुई दिख रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। जाहिर सी बात है एनडीए के खेमे में इस वक्त खुशी की लहर दौड़ रही होगी क्योंकि वो चाहेंगे कि ये जो रुझान है वो नतीजों में 4 तारीख को तब्दील हो जाए। जाहिर सी बात है क्योंकि यही इस बार वादा भी किया जा रहा था, दावा भी किया जा रहा था कि इस बार देखिए पिछली बार से भी ज्यादा हम लेकर के आएंगे सीटें। और इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की तरफ से जो ये एग्जिट पोल सामने आया है उसमें रुझानों में एनडीए को 400 पार सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जो नारा था वो इस एग्जिट पोल में स्पष्ट हो चुका है और रुझान जो सामने आई उसमें एनडीए को 400 पार का जो रुझान है वो पार कर चुका है। 400 सीटें इस रुझानों में एनडीए हासिल कर चुका है। यानी साफ तौर पर हर रैली में, हर सभा में नारा दिया था बीजेपी के नेताओं ने, खुद पीएम मोदी ये दोहराते थे बार बार अब की बार 400 पार और एनडीए ने ये इस रुझानों में ये सीटें हासिल कर ली है। 463 सीटों के जो आंकड़े हैं, जो रुझान है वो सामने आ गए, उनमें से 401 तक 543 शुभम जी पूरे 543 बिल्कुल पूरी 543 सीटों में से 543 पर रुझान स्पष्ट हो चुके हैं। हम रुझानों की बात कर रहे हैं। 361 से 401 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही, यानी कि सिर्फ एक सीट आके और 400 पार का नारा यहां पूरा कर चुकी है एनडीए। और सबसे खास बात ये, उत्तर प्रदेश का जिक्र भी आप कर रही थी, जैसे 80 में से 70 सीटें बीजेपी, एनडीए यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता यहां साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 400 पार का नारा अपने आप में पूरा होना, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खबर है और एनडीए के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और ये देखिए इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीटें तक ही पहुंची है, जबकि आपको बताया कि कम से कम शाम के समय में जब इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आके बोले थे, उन्होंने बड़ा दावा किया था कि भाई 295 सीटें हमारी आएंगी, उससे कम तो नहीं, उससे ज्यादा सीटें आएंगी। लेकिन देखिए मात्र अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें 166 तक ही दिखाए जा रहे हैं आंकड़े और वो 295 का वहां पर दावा कर रहे थे। लेकिन ये बड़ी खबर इस बीच आपको एक बार फिर से बता दें, 400 पार का नारा जो पूरे इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से, एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दिया गया था, वो यहां पर होता हुआ दिख रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरफ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, और जिस तरह से ध्यान साधना वो कर रहे थे उसकी तस्वीरें, उसको भी नाटक कहा गया, बहुत तरह की चीजें कही गई। लेकिन अल्टीमेटली अगर इस बात को समझना होगा, इस बात को जानना होगा कि इस बार का चुनाव अगर आप सीधे तौर पर देखें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या फिर अगर आप सीधे तौर पर देखें एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी बोल करके लोगों के बीच में आए। उन्होंने बोला कि जो मैंने गारंटी दी थी वो मैंने पूरी की है और उसी पर मुझे वोट चाहिए, मैं कोई नई बात नहीं करना चाह रहा हूं। लोगों की शिक्षा की बात की उन्होंने, गरीबी और अमीरी की बात की उन्होंने, कहा कि समाज में सिर्फ 2 वर्ग हैं, गरीब या अमीर है, और अगर आगे बढ़ाना है तो गरीबों को बढ़ाना है। ये उन्होंने नैरेटिव इस बार जो है वो सेट किया था चुनाव में। चलिए एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में आपको हम बता दें कि
42 सीटों में से 26 से 31 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिख रही है और उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 में से 67 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, जबकि 3 से 5 सीटें बाकी जो दल हैं उनको यहां जाते हुए दिख रही हैं। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी प्लस टीएमसी को अगर आप देखें तो 7 से 9 सीटें यहां पर उत्तर प्रदेश में मिलती हुई दिख रही हैं। तो यहां भी अलग अलग इन लोगों ने चुनाव जो है वो लड़ा था। बीएसपी को 1 सीट यहां मात्र, तो बीजेपी को देखिए बहुत बड़ी बढ़त, और कहते हैं वाकई, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जितने भी राज्य है उसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं और ऐसे में 64 से 67 सीटें बीजेपी के खाते में जाना जाहिर सी बात है। कहते हैं कि सत्ता की चाबी उसी को मिलती है अगर जो उत्तर प्रदेश के किले को भेद पाता है। बिल्कुल, 64 से 67 बीजेपी और बाकी जो सहयोगी दल हैं उनके पास करीब 3 से 5 सीटें, यानी आंकड़ा 70 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और 80 में से 70 सीटें एनडीए और उसके सहयोगी दलों के पास पहुंच गई है, बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही है। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहां सुपड़ा जो है वो साफ होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी के पास में करीब 7 से 9 के आसपास सीटें, और कांग्रेस को हम देख पा रहे हैं 1 से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन 70 का जो आंकड़ा है वो एनडीए उत्तर प्रदेश में छूता हुआ नजर आ रहा है 80 में से 70 पर, यानी 90% जो है वो साफ तौर पर 90% से अधिक जो वोटें हैं, सीटें हैं, वो बीजेपी और एनडीए के तमाम दलों के पास जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन गोवा की हम बात करें, 2 में से 1 बीजेपी 1 कांग्रेस, अन्य का खाता यहां नहीं खुल पाया, ऐसे रुझान सामने आ रहे हैं। लेकिन 543 में से 543 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 401 का आंकड़ा जो है रुझानों में एनडीए, बिल्कुल। और यहाँ पर शुभम देखिए, उत्तर प्रदेश की चूंकि हम बात कर रहे थे, अभी ये नया आंकड़ा जो है वो सामने आया है। 64 में से 67 सीटें देखिए बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। इसमें जाहिर सी बात है बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अगर यही हम 2019 की बात करें तो बीजेपी को 62 सीटें मिली थी 2019 में, कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, बीएसपी 10 और एडीएस को 2 सीटें मिली थी। ये 2019 में जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं, यानी कि 62 सीटें बीजेपी को 2019 में भी मिली थी। लेकिन और इस बार 67 आंकड़ा बीजेपी का हो रहा है और 5 उनके अन्य सहयोगी दल की हम बात कर रहे हैं, यानी 70 के पार पहुंचती हुई नजर आ रही है। यानी लगभग आप क्लीन स्वीप बोलिए। बिल्कुल, सुपड़ा साफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। यहाँ बीएसपी का भी आप देखिए 0 से 1 के आसपास बीएसपी नजर आ रही है, यानी 70 के पार। बीएसपी तो ऐसा लगता ही नहीं है शुभम की इस बार कहीं चुनाव में भी थी। जी, अभी पहले यही कह रहा था, अखिलेश यादव की राजनीति उतरती हुई है, 27 तक पूरी पटरी से उतर जाएगी। ये चीज मैंने अभी अपने प्रेडिक्शन में बोला। उनकी कुंडली देखकर जो हमें आंकड़े मिले, कहीं से भी नहीं दिखता वो इस चुनाव को संभाल सकते थे, वही कहीं ना कहीं आज तक दिखा रहा है। जी, प्रतीक जी की जो भविष्यवाणी है, जो उनके आंकड़े बता रहे हैं, और एक्सिस माई इंडिया का जो आंकड़ा है वो लगभग पैरेलल चल रहा है, ऐसा अभी हम देखें, क्योंकि अभी राहुल गांधी के बारे में भी कहा प्रतीक जी ने, अब अखिलेश यादव के बारे में भी कहा। अब श्वेता जी, अभी आप कह रहे थे मायावती के बारे में, मायावती जी का जिक्र अभी आप कर रहे थे कुछ देर पहले, क्या देख पा रहे हैं 0 से 1? तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मेरा हाथी इन लोगों ने जंगल में खुआ दिया था। तो अरे आपको दिक्कत हो रही होगी, आप ये लीजिए, मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ आपको, ये लीजिए। कॉन्फ्रेंस से पहले दिया करो ये सब चीजें, पढ़ लीजिए उसको, देख पहले दिया करो ये सब चीजें, नहीं तो तुमको भी उत्तराधिकार से हटाना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि एक सांप्रदायिक पार्टी है, इसने अपने लाइक माइंडेड दलों को एक साथ लेके ये रुझान प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आने वाले 4 जून को इससे स्थिति जो है, पिक्चर इतर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी ये जो सर्वे हुआ है, आप कह रहे हैं कि, मतलब आप ये कह रही हैं कि पहले तो आप ईडी पे, सीबीआई पे, इन पे आरोप लगाती थी आप भी कि भाई ये सब केंद्र के हाथ की कठपुतली है। अब आप इस बार मेरे पास कोई ईडी नहीं आई है। आप चुनाव में भी थी, मतलब बस ये मेरा सवाल है। थे, हमारा काडर नजर नहीं आई। अब मैं नजर नहीं आई, उम्र की वजह से नहीं आई, लेकिन हमारा काडर जहां भी था
दम से लड़ा है। ये आपके रुझान है, ये रिजल्ट नहीं है। प्रतीक जी कितने दम से लड़ा है, जरा बताइए, इनकी कुंडली बताइए। पर जो इनकी कुंडली दिखती है, तो मैंने बहुत पहले ही कहा था कि ये तो अब राजनीति से शून्यता की ओर है। जो कुंडली दर्शा रही है, खासतौर से मार्केश की दशा, तो अब धीरे धीरे शारीरिक कष्ट भी परेशान कर सकते हैं। सुश्री मायावती जी को बहुत ध्यान देना चाहिए। रही बात राजनीतिक जीवन की, तो शून्यता की तरफ तेजी से अग्रसर है और हाथी कहीं ना कहीं अब हाफ चुका है, ये आपको मानना पड़ेगा। वो चलना नहीं चाह रहा है, मतलब वो जंगल में भटक नहीं गया है, वो एक्चुअली अब आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है। वान्या जी, मायावती जी का जो पॉलिटिकल करियर है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने अखिलेश जी के बारे में भी बोला था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पॉजिटिव स्ट्रीमिंग नहीं दिख रही अभी करंट इलेक्शंस में। सेम मायावती जी के लिए भी बोलेंगे कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी हेल्थ का थोड़ा सा खास ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा और ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। बट पॉलिटिकल करियर में जो उन्होंने नाम कमा लिया, अब वो आगे की तरफ डाउनग्रेड की तरफ वो ग्राफ जो है वो दिखता जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो डाउनफॉल है उसका कहीं ना कहीं एंजाइटी से उनका इंपैक्ट उसकी हेल्थ पर भी आएगा उनकी। चूंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो शिवपाल जी की एक सेकंड, शिवपाल जी की जरा बात कर लेते हैं। शिवपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवपाल जी कहिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो हमारी समाजवादी पार्टी में है, तो घोर कलयुग है। और कलयुग में सबसे बड़ा जो समस्या आ रही है, वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है। कैसा सम्मान चाहते हैं आप? एक सम्मान चाहिए होता है, वो मिल नहीं रहा है। तो उसकी वजह से हम तो वैसे भी यदुवंशी हैं और कृष्ण हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं। लेकिन ऐसा करिए, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं था कि राम गोपाल मिलके शिवपाल का ये हाल कर देंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ठीक ही है, जब जागे तब सवेरा। हम तो जो आंकड़े आ रहे हैं ना, मुझे लगता है उसके बाद आप थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लीजिए, थोड़ा ध्यान करिए, आपको अच्छा महसूस होगा। वान्या जी, हम आगे कैंडिडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने बात की, प्रियंका गांधी की भी हमने बात की, लेकिन हाँ, इस बार के चुनाव में जो कुछ बहुत ही दिलचस्प कैंडिडेट्स रहे, जिसमें कि हम हैदराबाद सीट की अगर हम बात करें तो माधवी लता, ये एकदम से उभरा हुआ चेहरा, नाम, और ऐसा कि वो आते साथ छा गई, क्योंकि उनकी वाक पटुता जो है वो बहुत ही अच्छी है, उनकी जो शैली है बोलने की वो बहुत ही कमाल की है। तो उनके बारे में क्या कहेंगी, उनकी कुंडली क्या कहती है? माधवी लता जी का जो चार्ट है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। कहीं ना कहीं मूलांक 2 पर हैं, भाग्यांक 2 पर हैं, करंट एज 35 का टोटल जो है 8 पर आता है, कुआं नंबर 3 पर है, पर्सनल ईयर 2 पर है। तो कहीं ना कहीं आप एक ग्राफ देखिए, जब भी मूलांक और भाग्यांक सेम होते हैं तो ये इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जैसा अंदर से है वैसा ही व्यक्ति बाहर से है, उसमें कोई फेक मैनिपुलेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है इनका ग्राफ जो है काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। मोदी जी को ये बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हैं और जिस हिसाब से इन्होंने दलितों पे काम किया है, फीमेल्स पर काम किया, फेमिनिन इंस्पिरेशन, औरतों पर काम किया है, उनको उठाने पर काम किया, और एकदम से न्यू कैंडिडेट और एकदम से इतना ज्यादा लाइमलाइट में आना, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव जो है इनका माइंड है, इनकी थॉट्स, इनकी इंट्यूशंस, इनकी जो विजन है, मुझे इनका ग्राफ जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखता है। मेहनती भी बहुत है। आप इनके ईयर एंड में अगर आप देखते हैं 1988 2 बार सैटर्न 8 and 8, और एज भी देखिए वो भी आज की डेट में अभी 35 है, 35 8 पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेहनत भी बहुत कर रही है और इस मेहनत का फल जो है वो बहुत इन्हें मिल भी रहा है। तो चाहिए आए चाहिए ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो फ्यूचर है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ब्राइट रहेगा। जहां भी पॉलिटिकल फील्ड में, किसी भी फील्ड में जब ये जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये अपनी क्रिएटिविटी से जीतेंगी, कहीं ना कहीं ये अपनी इंट्यूशंस और अपनी थॉट प्रोवोकिंग विजन और मिशन से ये आगे आएंगी और इनका फ्यूचर जो है मुझे काफी ब्राइट दिखता है। प्रतीक जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर दशम का सूर्य अपने आप में सत्ता के करीब ले ही जाता है। और अभी तो उम्र ही क्या है, जैसा कि वान्या जी ने कहा कि 8 का संयोग, साल भी 8 का, 88, उम्र भी 35। तो इस बार ये अपनी राजनीति को उस जगह स्थापित कर देंगी जहां से भाजपा इन्हें कभी भी इनका दामन नहीं छोड़ेगी। और आने वाले समय में आप देखेंगी कि एक बड़े पद पर अग्रसर होंगी, क्योंकि कुंडली ये कहीं ना कहीं बयां करती है। निश्चित तौर पर इस बार भी कड़ी टक्कर दे रही है, पहला चुनाव है, इसलिए
हो सकता है, इसलिए हमने इन्हें ऑरेंज और येलो जोन में रखा था। लेकिन जिस तरह से इनकी कुंडली है, राजनीति के रेस की लंबे जो घोड़े होते हैं उस जैसी कुंडली दिखती है, और निश्चित तौर पर बहुत लॉन्ग रन में बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगी। इनका करियर भी शान शौकत से आगे बढ़ने वाला है इस चुनाव के बाद भी। एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगी श्वेता जी, अगर माधवी लता जी की बात करते हैं तो नेम न्यूमरोलॉजी से भी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से भी उनका नाम जो है 1 पर आता है और कैल्डियन से 9 पर आता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा नंबर होता है। और अगर हम 9 की बात करते हैं तो मंगल की बात, जो उन्हें बहुत ज्यादा मेहनती बनाता है, तो इनकी कुंडली में 1, 8 और 9 का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और 2 इन्हें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी देता है। बिल्कुल, अभी सुन रहा था मैं प्रतीक जी को भी, उन्होंने बताया कि किस तरह से चमकते सितारे हैं उभरते हुए सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम चिराग पासवान का भी है। प्रतीक जी, चिराग पासवान को लेकर कैसे देखते हैं आप, उनकी प्रतिष्ठा को, उनके कामकाज को और उभरने को लेकर? अब उनको तो पूरी दुनिया देख रही है, जो मोदी के साथ है तो सब देख रहे हैं। अब बात करते हैं कुंडली की। जब लग्नेश दशम में बैठ जाता है तो सिंह योग कहते हैं, तो लग्नेश शनि दशम में बैठ गए हैं उच्च के होके। तो आप देखिए, चाचा ने राजनीति खत्म करने की कोशिश करी, मंत्री बन गए, लेकिन इस बार अलायंस इनके साथ हो गया। क्यों? इस बार सीटें बढ़ रही हैं, हर तरह से दोनों हाथ में लट्टू हैं। नवमेश दशम में है बुध, दशम में शुक्र अपने ही घर में दशम में। तो जब भी नवम दशम की युति बनती है, ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़े योगों में से एक धर्म कर्म अधिपति राजयोग वो लेकर आए हैं। सत्ता कभी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी, जैसे पिता रहे हमेशा सत्ता में रहे, तो इनका भी सत्ता पीछा नहीं छोड़ेगी। और एक चीज यहां और बताऊं, रामविलास पासवान ने बहुत पार्टियां बदली, ये एथिक्स वाले हैं, ये उन्हीं के साथ रहेंगे जिनसे इनके मिजाज मिलते हैं। अब रही बात राजनीति की, तो जीत के तो आ ही रहे हैं, पद भी लेकर आ रहे हैं। भविष्य बहुत उज्जवल, राजनीति बेहतर, एक अच्छी साफ राजनीति आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि शनि का आदमी कुछ भी हो प्रिंसिपल नहीं छोड़ता है। और इन्होंने हमेशा ही कहा, जब मोदी जी के साथ अलायंस नहीं भी हो पाया, मैं उनका हनुमान हूं, बना रहूंगा। और पिछले 19 से 24 तक का समय याद कर लीजिए, कभी भी एनडीए की कोई बुराई नहीं, बीजेपी की कोई बुराई नहीं। तो उसी का प्रतिफल उन्हें मिला है इस चुनाव में। वो बहुत तेजी से अच्छी जीत की तरफ अग्रसर दिखते हैं उनके तारे, और कोई बड़ा पद भी लेकर आएंगे मंत्रिमंडल में। अन्ना जी, क्या आपको भी लगता है सर? चिराग पासवान जी की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 4 पे है, भाग्यांक 7 पर है। मैं प्रतीक जी से भी बिल्कुल सहमत हूं। कुआं नंबर इनका 9 है और पर्सनल ईयर जो है इनका 4 है। राहु इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इनका माइंड जो है बहुत ही ज्यादा चाणक्य नीति वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु का इंफ्लुएंस इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। कुआं नंबर 9 है, लक फैक्टर है। 9 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी में कंप्लीशन का नंबर होता है। 9 नंबर न्यूमरोलॉजी का आखिरी नंबर होता है। आप 9 के टेबल को कहीं भी ऐड कर लो, चाहे 9 हो, चाहे 18 हो, चाहे 27 हो, हर चीज 9 पर ही आती है। तो कहीं ना कहीं कैल्डियन से भी अगर मैंने देखा तो इनका जो था नेम न्यूमरोलॉजी से ये 3 पर आ रहे थे, और इनके पाइथा से भी ये 3 पर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं सितारे बुलंद है। एक और ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैंने इनके चार्ट में देखा, इनका ईयर ऑफ बर्थ 82 है। 82 को भी अगर आप ऐड करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं 1 पर आता है, जो पॉलिटिकल करियर के लिए 1 नंबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तरफ पॉलिटिकल करियर के लिए 1 और एक तरफ राहु। सो राहु कहीं ना कहीं लाइफ में मैनिपुलेशन देता है, और राहु पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलयुग के लिए राहु एक बहुत ही प्रबल ग्रह है। तो ये सारे नंबर्स जो है इनके फेवर में है। शनि इनका जो है दशम में है, तो कहीं ना कहीं वो इनसे बहुत मेहनत कराता है। अपने प्रोफेशन के लिए लॉयल रहते हैं। और मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे में कितना सपोर्ट कर रहे हैं। मूलांक 4 और भाग्यांक 7 दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि एक सर है और एक धड़ है, तो कहीं ना कहीं मिलकर एक पूरी कंप्लीट बॉडी बनता है। तो कहीं ना कहीं इनका टेक्निकल माइंड, इनका सोशल मीडिया, इनके लॉजिक्स, हर चीज को इन डेप्थ तक जानना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर आएंगे। चीजें इनके फेवर में होती नजर आती हैं। इनके नंबर्स काफी फेवरेबल हैं। बिल्कुल, इन्होंने कोशिश की थी आज साइड उधर जाने की, लेकिन उसके बाद फिर उनको लगा कि शायद उधर चीजें उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी, इसलिए पॉलिटिकल फील्ड में ही हाथ आजमाना सही रहेगा, और उसमें काफी अच्छा हो रहा है, जैसा कि आपने बताया भी। और चलिए अब बात कर लेते हैं एक और कैंडिडेट की, जो पहली बार जोर आजमाइश कर रही हैं, कंगना रनौत। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में और इस फिल्म वर्ल्ड में तो उन्होंने कमाल किया ही है, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, नेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। लेकिन हाँ, ये बताइए कि इनका राजनीतिक सफर, इनका राजनीतिक ग्राफ इनफैक्ट जो है वो कैसा रहने वाला है? वानिया जी।
कंगना रनौत की अगर हम बात करते हैं तो उनकी करंट एज जो है वो 37 पर है। 37 का टोटल 1 पर आता है। 1 नंबर अगेन पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। दूसरी बात, मूलांक इनका 5 है, भाग्यांक इनका 6 है। अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में है तो वो अपने भाग्यांक 33 से जो कि 6 पर आता है। कुआं नंबर इनका 2 है जो कि 11 नंबर मास्टर नंबर से बना है। मास्टर नंबर के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि ये एक इनका मास्टर नंबर है। अभी इनका मंगल और राहु चल रहा है तो मंगल राहु जो मिलके हैं अंगारक योग बनाते हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है उनको मेहनत बहुत कराएं, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है, रिएक्टिवनेस भी आ सकती है, चीजों पर गुस्सा भी आ सकता है। कोई ऐसे लोग जो बीच में कुछ ऑपोजिशन के अगेंस्ट उनको कुछ उस तरह की कमेंटिंग कर सकते हैं जिससे उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। लेकिन ओवरऑल लास्ट में चीजें जो हैं उनके बहुत ज्यादा फेवर में जाएंगी। ये टाइम उनका जो है फेवरेबल है, मीन लगन है। मंगल राहु की जो ये युति है कहीं ना कहीं उनसे मेहनत बहुत कराएगी, लेकिन वो जीत की तरफ जाएंगी। राहु जो है उनको मैनिपुलेशन देगा, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि पॉलिटिक्स में राहु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि राहु हमें ये भी सिखाता है कि कहां पर क्या बोलना है। जिस हिसाब से वो इंडस्ट्री में अलग पिच में बात करती हैं, व्हेन इन पॉलिटिकल करियर वो एक अलग टोन में बात करती हैं, तो ये सारी मैनिपुलेशन हमें लाइफ में राहु से मिलती है। तो ये टाइम जो है उनके लिए काफी फेवरेबल टाइम है, स्पेशली 37th ईयर ऑफ एज जो कि सूर्य का नंबर है, और 37 नंबर बहुत ज्यादा फेम देता है। 37 की अगर आप शेप भी देखते हैं तो वो ओम पर आती है, ओमकार का जो सिंबल है वो 37 पर आता है। तो ये नंबर जो है उनको फेवर करेगा और उनको फेम की तरफ लेके जाएगा और उनको पॉलिटिक्स में भी बहुत ऊपर लेके जाएगा। प्रतीक जी, आप भी क्या वाना जी की बात से इत्तेफाक कंगना रखते जी हैं? जीत का कंगन पहनने जा रही हैं, ये निश्चित है। सूर्य इतना पावरफुल होकर बैठा है, शुक्र कहीं ना कहीं नीतियों का कारक है, कूटनीतियों का कारक है, और राहु नीतियों का कारक है। हालांकि राहु का थोड़ा चंडाल योग है, लेकिन दिमाग की बहुत शार्प है। चीजों को ट्वीक करना, चीजों में ट्विस्ट लाना, चीजों को बदलना अपने हिसाब से अच्छे से जानती हैं, जो कि राजनीति में बहुत जरूरी होता है। तो निश्चित तौर पर इस दौरान इस मंडी जो कि आसान नहीं है, क्योंकि विक्रांत के बेटे लड़ना है, वो बड़ी सीट है निश्चित तौर पर, लेकिन तब भी कंगना वहां एज लेती हुई दिखती हैं। उनके सितारे भी यही कह रहे हैं, जो करंट दशा चल रही है वो यही दिखाता है कि निश्चित तौर पर ये मंगल इनका ऐसा चल रहा है कि इन्हें लाभ मिलेगा। सूर्य सत्ता के 10वें भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हैं, इसलिए स्थितियां इनके फेवर में जाती हुई दिखती हैं। तो आप यकीन मानिए भाजपा की जीत में 1 सीट का कंट्रीब्यूशन उनका रहेगा और कंगना जी का कंगन जरूर खनकेगा। कंगना जी का कंगन खनकेगा प्रतीक जी के मुताबिक, लेकिन तस्वीर 4 जून को साफ होगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही कि 400 पार का जो नारा था वो रुझानों में बिल्कुल साफ हो गया। कि सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, 543 सीटों पर जो रुझान अब आ चुके हैं सामने, उसमें एनडीए 400 पार जाता हुआ दिख रहा है। इन रुझानों में एनडीए को 400 से ज्यादा आंकड़े आते हुए, सीट्स आते हुए दिख रहे हैं। 401 तक बताया जा रहा है, 361 से 401, 400 पार जाता हुआ दिख रहा है जो अनुमान है वो बता रहे हैं। जबकि इंडिया गठबंधन को 131 से मात्र 166 सीटें ही मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल में एनडीए को भारी बढ़त। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 67 सीटें प्लस, और अगर अन्य की भी ले ले 5 और सीटें, तो पूरी तरह से क्लीन स्वीप होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिख रहा है एनडीए, आपको हम बता दें। और बड़ी खबर इस वक्त की, जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा था, जो बीजेपी ने नारा दिया था, जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि इस बार 400 पार का आंकड़ा तय करेगा, इस बार 400 पार आएंगे उनके नंबर, सीट्स उनके आएंगे, वो इस बार आते हुए दिख रहे हैं। और जो हमारे भी एग्जिट पोल में, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है, उसमें भी 401 सीट मिलती हुई यहां पर दिख रही है, जो रुझानों में आई है। उम्मीद यही की जाएगी, जो तमाम बीजेपी के चाहे कार्यकर्ता हो या फिर एनडीए का पूरा दल हो, वो घटक दल, वो यही चाहेगा कि 4 तारीख को जो नतीजे सामने आएंगे वो नतीजे कुछ यही हो जो अभी रुझान के तौर पर हमें यहां पर दिख रहे हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कैंडिडेट्स को लेकर, वो बड़े बड़े दिग्गजों को लेकर, जिनको लेकर के अनुमान जताए जा रहे थे कि वो जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो किसके पाले में क्या आएगा। और इस बार अब हम बात कर रहे हैं अरुण गोविल की, जो कि टीवी के श्री राम रहे हैं, और इस बार जाहिर सी बात है 2014 की बात हो, 2019 के इलेक्शंस की बात हो, वादे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि राम मंदिर बनेगा। इस बार राम मंदिर बना और इस बार के चुनावों में भी राम मंदिर का जिक्र हुआ। लेकिन जब टीवी के श्री राम मैदान में उतरे तो
उनकी ग्रह दशा क्या कहती है, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। वाने जी क्या बताएंगे? श्वेता जी, अगर हम अरुण गोविल जी की बात करते हैं तो मूलांक 3 है, भाग्यांक 9 है, कुआं नंबर 6 है, पर्सनल ईयर 3 है। बुध में सूर्य चल रहा है, इनकी कुंडली में सूर्य जो है वर्गोत्तम है और कहीं ना कहीं बुध और सूर्य की युति बुध आदित्य योग भी बनाती है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है इनके फेवर में जाती नजर आ रही है और मूलांक 3 है तो कहीं ना कहीं वैसे भी इन पर श्री राम की बहुत ब्लेसिंग्स हैं और मूलांक 3 वाले जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में विजडम, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें अपनी पब्लिक स्पीकिंग से ही इन्होंने लोगों का दिल जीता है और आगे भी पॉलिटिक्स में आकर भी ये उसी तरह लोगों का दिल जीतेंगे। बहुत हाई सक्सेस प्रोबेबिलिटी है इनके आने की और कहीं ना कहीं ये टाइम इनको जो है बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। इनका नाम भी अरुण गोविल है। अगर मैं ए की बात करती हूँ तो ए का भी जो नंबर होता है पाइथागोरियन कैलकुलेशन वो भी 1 पे आती है और पॉलिटिक्स में 1 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और सूर्य इनका वर्गोत्तम है और अभी सूर्य की ही अंतर्दशा चल रही है। तो ये जो पर्टिकुलर स्लॉट है, जो पर्टिकुलर अंतर्दशा है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है और पॉलिटिक्स के लिए ये इनका काफी फेवरेबल टाइम है। स्टार्स इनके काफी ज्यादा फेवर में है, यानी सितारे बुलंद है अरुण गोविल के, ऐसा वन्या जी कह रहे हैं। प्रतीक जी आप क्या कुछ कहते हैं टीवी के राम को देखकर? ही राम है, उसके कौन रोक सकता काम है। तो निश्चित तौर पर मेरठ की सीट आसानी से निकलती हुई दिखती है। इनकी करंट कुंडली की अगर बात करें तो नाम से भी मेष राशि बनती है। यहां से द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं और एकादश भाव में इस समय शनि का गोचर चल रहा है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। इसका और एकादश भाव महत्वाकांक्षा का, आकांक्षा का और लाभ का, तो बड़ा लाभ लेने जा रहे हैं। द्वितीय भाव मतलब जनता को अपनी वाणी से, अपनी वाक्पटुता से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे और इन पर क्योंकि द्वितीय की दृष्टि दशम में है, राज्य पे है, राज्य का घर कहा गया है, कर्म का घर कहा गया है, तो नया कर्म मिलने वाला है, नया काम मिलने वाला है और राज्य में खास तौर से इनका कुनबा, इनकी कहीं ना कहीं ताकत बढ़ेगी। सितारे पूरी तरह से फेवर अरुण गोविल के निसंदेह, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं आसानी से ये अपना चुनाव जीत लेंगे। हालांकि पहला चुनाव है लेकिन उसके बाद भी बड़ी आसानी से जीतेंगे और राम के नाम पर कहीं ना कहीं इन्हें वोट आसानी से मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो चूंकि 400 पार आंकड़ा यहाँ पर पहुंच चुका है और जाहिर सी बात है एनडीए खेमे में लहर होगी, खुशी की लहर होगी। तो अमित शाह जी से ले लेते हैं रिएक्शन। अमित जी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए श्वेता जी, अब कहने को बचा ही क्या है। आपका इतना विश्वसनीय एग्जिट पोल एनडीए की सरकार को 400 पार दिखा रहा है और आपने एक बात कही, खड़गे जी ने आज बोला हमारी 295 आएंगी, वो उन्होंने ठीक ही बोला है भाई, आ गई है। देखिए राहुल जी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, 131 से 166 दोनों को मिला दो तो 296 बनते हैं। उनका कैलकुलेशन उन्हें मुबारक और देश की जनता का सिलेक्शन हमको मुबारक है। तो मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की जय। ये तो खैर हम भी कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक आरोप अमित शाह ये भी कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले चुनावी सभा में 7वें चरण के कि ठीक 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ठीकरा ईवीएम पर फूटेगा। देखो भाई, अब तो फोड़ने के लिए ठीकरा भी खत्म हो गया है उनके पास। कितने ठीकरे बचाओगे इतनी गर्मी में बाबा? अब तो आप इटली जाइए, इडली खाइए, देश को मोदी जी संभाल लेंगे, मोदी जी संभाल लेंगे। मोदी जी, बहुत भरोसा है आप पे, न सिर्फ अमित जी का बल्कि पूरे देश की निगाहें तो आप ही के ऊपर है। देखिए ये बच्चे हैं और राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है और इसलिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अभी सीखें, जनता के बीच में जाएं, जनता की बात सुने। और मैं तो ऐसे लोगों का स्वागत करता हूं जी, आप आइए ना, लेकिन फिर से राजनीति कोई खिलवाड़ नहीं है जी। तपाना पड़ता है अपने आप को, तब जाके राजनीति होती है। और मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूं, आज यहां कल वहां।
लेकिन इनको अपना भविष्य बताना, और इनमें देश का भी भविष्य है, तो ये इनको सोचना होगा। लेकिन देश का भविष्य क्या है और किस तरफ जा रहा है, प्रतीक जी आप कुछ बताएंगे आंकड़ों को देखते हुए? तो यही अगर इस पर थोड़ा यकीन कांग्रेस पार्टी और करने लगे तो हमें लगता है उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो अगर कांग्रेस पार्टी की अब बात कर लें, उनकी कुंडली की बात कर लें, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कुंडली तो अच्छी है और आप देख भी रही हैं इस बार आपका चैनल भी अच्छी खासी सीटें दिखा रहा है, 150 के अराउंड अगर मैं इसको एवरेज ले लूं, 131 से 166। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो कुंडली उदय हो रही है उसमें अभी भी अगले 8-7 साल तक बड़े राजयोग नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, यही राहुल गांधी की कुंडली में भी दिख रहा है। अब मैं हमेशा कहता हूं इनको ऐसे लोग आगे लाने चाहिए जो सक्षम भी हैं, जिनकी कुंडली भी बेहतर है। वो दोनों ही चीजें यहाँ पे लैक हैं। इंडिया गठबंधन एक सही समय पे बना, उसका बेंगलोर में जब ये बना उस समय अच्छे थे, सितारे अच्छे थे, इसलिए एक अच्छा प्रभाव इंडिया गठबंधन का इस चुनाव में दिख रहा है। एक तरह से आप ये कह सकती है मजबूत विपक्ष है, ये सिर्फ ग्रहों का ही चाल है। लेकिन कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसे नेता अगर आगे लाएंगे जिनकी हर वाणी भी सक्षम है, कर्म भी सक्षम है और जिनकी कुंडली भी सक्षम है, तभी लाभ होगा। वैसे भी रसम भाव की स्थिति जो कांग्रेस की बन रही है अभी, वो बहुत अच्छी नहीं है। आप देखेंगे इंडिया गठबंधन में इनकी वजह से लोगों को फायदा मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। यही इंडिया गठबंधन की कुंडली भी दर्शा रही है। इसकी वजह से लोगों का भाग्य उज्जवल हुआ है, इनका नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर कोई बहुत अच्छा चुनाव इनके लिए ये भी नहीं माना जा सकता। और चूंकि हम कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे और कई कद्दावर नेता पॉलिटिशियंस की बात कर रहे थे, हालांकि इससे पहले हमने कंगना रनौत के लिए जाना था, लेकिन अगर अमित शाह जी अगर उनकी बात करें, उनकी कुंडली की बात करें, तो प्रतीक जी वो क्या कहता है? देखिए, कन्या लग्न की कुंडली, स्थिर राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, तो पृथ्वी पे ही आदमी क्या करता है, कूटनीति भी और नीति भी। कूटनीति के कारक भाग्येश शुक्र, नीति के स्वामी राहु दशम में बैठे हैं, इसीलिए कैरियर स्टॉक ब्रोकर से शुरू हुआ था और बड़ी अच्छी समझ रखते हैं शेयर मार्केट की। और उसके बाद जब वो दिमाग राजनीति में लगाया तो चाणक्य कहलाए। तो निश्चित तौर पर बहुत स्ट्रांग कुंडली दिखती है। और शत्रुहंत योग छठे भाव का शनि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठकर बना रहा है, कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा। आप वो दिन याद करिए जब मोदी जी नए थे दिल्ली में 2013 में, वो लड़ पड़े थे कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी कोई बनेंगे तो अमित शाह बनेंगे। उन्हें पता था यही वो व्यक्ति है जो 80 में से 73 सीटें लाने की कुव्वत रखता है। 2014 में सरकार बनाते ही उनको अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि उन्हें पता था पूरे इंडिया से सीटें लानी है। तो कहीं ना कहीं उनका मास्टरमाइंड दिमाग है। वही 19 में देखा, 24 में जो उनके ग्रह तारे कह रहे हैं, बड़े डंके की चोट से कहना चाहता हूं, 24 से 29 अभूतपूर्व 5 साल उनकी कुंडली में दर्शा रहे हैं। आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं बड़े डिसीजन अमित शाह अपने दम पर लेने जा रहे हैं और देश को किसी दूसरे मुकाम पर ले जाएंगे। जिन विधेयकों की चर्चा चल रही है उनसे कहीं बेहतर। जी जी, बॉलीवुड स्टार के बाद अब भोजपुरी स्टार का भी जिक्र कर लेते हैं। पवन सिंह के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, उनके नंबर्स क्या कह रहे हैं वन्या जी? पवन सिंह जी की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 5 पर है, भाग्यांक 30 से 3 पर है और कुआं नंबर 5 पर है और पर्सनल ईयर भी 5 है। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि 5 नंबर का कितना इनकी लाइफ में इस टाइम पर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सारे नंबर ही 5 पर आ रहे हैं। 5 जो होता है बुध का नंबर होता है, हमारी वाणी का नंबर होता है, हमारी कम्युनिकेशन का नंबर होता है। तो चीजें कहीं ना कहीं टू एन एक्सटेंट उनके फेवर में जाती दिखती है। अगर वो लोगों को जीतेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो अपनी वाणी से करेंगे, अपने शब्दों से करेंगे और बैलेंस जो वो चीजों में कर रहे हैं अपने काम में या अपनी अदर लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं उनको फेवर दिलवाएगा। लेकिन ये टाइम जो है इनके लिए सपोर्टिव है, बट टू एन एक्सटेंट ये काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। अपनी वाणी से ही वो चीजों को जीतेंगे। उनके लिए बस जल्दबाजी में अगर वो चीजें नहीं करेंगे तो चीजें उनके काफी ज्यादा फेवर में जा सकती है। प्रतीक जी, आपका क्या कहना है पवन सिंह को लेकर? निश्चित तौर पर मुझे थोड़ी ऊहापोह की स्थिति दिखती है, थोड़े से परिपक्व कम दिखते हैं। कुंडली के हिसाब से राजनीति में माहिर खिलाड़ी हैं, निश्चित तौर पर बड़े पर्दे के। लेकिन अगर राजनीति की बात करूं, मुझे बहुत अच्छी स्थितियां नहीं दिखती हैं। अगर इलेक्शन निकल भी आया, चुनाव में जीत भी गए, तो कोई बहुत बेहतरीन कैरियर आगे आने वाले समय में नहीं दिखता है। राहु शुक्र की मजबूती की वजह से कला में तो माहिर हैं, लेकिन राजनीतिक कला सूर्य, शनि और राहु की वजह से आती है, वो थोड़े से कमजोर हैं। इसीलिए आप देखिए अक्सर किसी न किसी चीजों में, विवादों में इनका नाम जुड़ा रहता है, जो कि राजनीति के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। तो इनके ग्रह सितारे ये तो दिखा रहे हैं कि हो सकता है मुश्किल से जीत पाए, हो भी सकता है हार भी जाए चुनाव। अगर जीत भी गए तो इनसे बहुत उम्मीद आगे राजनीति में नहीं करी जा सकती।
यानी अभी परिपक्वता जो है वो प्रतीक जी के मुताबिक थोड़ी कम है पवन सिंह में, जैसा कि उनके आंकड़े, उनकी ज्योतिषी जो बता रही हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में जो अभी आंकड़े सामने आए हैं, राजनाथ सिंह जी अभी हम जिक्र कर रहे थे, जो आंकड़े सामने आए हैं करीब 70 के आसपास एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है, 70-80 सीटें ज्यादा। राजनाथ जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बेहद विनम्र प्रणाम करता हूं, और इस चैनल पर इतना सुंदर सर्वे जो आपने दिखाया है, एग्जिट पोल जो आपने दिखाया है, मैं चाहता हूं कि पूरा देश आपका चैनल को देखे व प्रसन्नता पूर्वक आज की रात निद्रा लेवे। ये जितना भी आंकड़ा इंडिया गठबंधन का रहा है, मुझे लगता है कि शायद आपने उनको खुश करने के लिए दिखा दिया है। इतनी भी सीटें वह ले आएगा, मुझे तो इस पर ताज्जुब होता है। आपने कहा है कि सुपड़ा साफ है, मैं समझता हूं कि सुपड़ा बचा ही नहीं है। लेकिन क्या देख पा रहे हैं आप, चूंकि अब बनती हुई सरकार है साफ तौर पर, और क्या लक्ष्य होगा? राम मंदिर तो बन गया उत्तर प्रदेश में, राजनाथ जी और क्या देख पा रहे हैं? देखिए, लक्ष्य वह होगा कि लोग कहते हैं कि पीओके की बात कीजिए, मैं कहता हूं कि पीओके तो निश्चित तौर पर हमारा होगा। और अब कश्मीर के लोग भी भारत में जिस तरह से प्रेम के साथ चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं, उससे भारत माता का मस्तक हमेशा के लिए ऊंचा होगा। और सरहद पार जाकर भी हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो मैं आपके चैनल पर बताता हूं डंके की चोट पर कि हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्या बात है, और ये बात तो हमने कई बार सुना भी आपको बोलते हुए। चलिए देखते हैं। आप देखिए आंकड़े आ गए हैं, सेलिब्रेशन का टाइम मुझे लगता है कि हालांकि अगर इस एग्जिट पोल को हम ये माने कि ये एग्जैक्ट पोल हो गया और चुनाव के नतीजे में अगर ये तब्दील हो गया, यही नतीजे 4 तारीख को आ जाते हैं, तो नीतीश बाबू कैसे करेंगे वहां पर पार्टी? हाँ, तो लिट्टी चोखा बंटवाएंगे ना जी, आपको भी बुलाएंगे। आप तो पटना की लड़की है ही हैं, हमारे यहाँ की बिटिया हैं, तो सबसे पहले अपनी बिटिया को बुलाएंगे घर और कहेंगे खाओ लिट्टी, खाओ चोखा। हाँ, तो करिएगा ना जी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा प्रार्थना आपको ये करना पड़ेगा, ये रुझान जो है जैसा अभी दिख न रहा है वैसा ही जो है नतीजा में भी कन्वर्ट हो। तो यही अब जो दुश्मनी थोड़ी हो गई है चाचा भतीजे में और लालू जी से, तो वो सब मिटा देंगे। वो क्लोज चैप्टर है। उस अब हम उधर पे जाने और गड़बड़ाने गए थे जी बीच में, तो उसी में ना हेलमेल हो गया। तो अब कुछ घालमेल नहीं होना है। अब मोदी जी है ही हैं, अब उनको हाँकने दीजिए जैसा हाँकेंगे। हम तो जहां हैं वहां रहेंगे। और फिर भी तो मोदी जी से तो कोई मनमुटाव नहीं ना? कोई मनमुटाव नहीं है। हाँ, वो जो हम तो अपने जिह्वा में 2 पेपर रख के चलते थे ना, एक में इस्तीफा और एक में शपथ, अब उसको उठा के हम डस्टबिन में फेंक दिए। भाई सुनने को तो ये भी आया था कि इंडिया गठबंधन में आप चाहते थे कि अध्यक्ष आप ही को बना दिया जाए, और तो बनाए वो सब नहीं ना बनाए, तभी ना हम मुंह फुलाए, तभी ना चल दिए। अब वो प्लेन तो अब कहानी था, हर बात नहीं खुला जाता है, टीवी चैनल पे ना है। हाँ, अब बिटिया है, आप मिलिएगा, पर्सनल इंटरव्यू जब हम आपको देंगे तो बहुत, लेकिन उसको छापिएगा मत। हाँ, लड्डू खिलाएंगे कि नहीं मनेर का? बिल्कुल खिलाएंगे, काहे नहीं खिलाएंगे। मनेर का लड्डू आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। अरे तो होइबे करेगा। दिखाए थे हम लोग, खबर भी दिखाए थे, बहुत ही बढ़िया। और हम मिस न कर गए थे, असल में काम बहुत ज्यादा था, मोदी जी का फिर से विश्वास जीतना न था जी। तो अब हो गया है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम यही हैं, अब गड़बड़ाने वाले। तो देखिए सेलिब्रेशन के मोड में भले ही लोग आ गए हों, यहाँ तो हमारे यहाँ अगर नीतीश बाबू हैं या फिर बाकी राजनाथ सिंह जी हैं, तो वो तो सेलिब्रेशन के मोड में आ गए हैं। लेकिन वाकई अगर ये जो रुझान हम दिखा रहे हैं, यानी कि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने जो दिखाया है सर्वे, उसमें 400 पार अगर आ जाता है तो वाकई शुभम, मतलब कहने ही क्या, मतलब नारा जो है वो लक्ष्य को छू जाएगा। और चूंकि योगी आदित्यनाथ ने भी काफी मेहनत की है, उन्होंने भी कई सभाएं उत्तर प्रदेश में की है, बिल्कुल, और हर राज्य में जाकर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है और तमाम तरह की बैठकें, सभाएं, तमाम नेताओं की ड्यूटी यहां पर लगाई। लेकिन अब जबकि राम मंदिर बन गया है और कई बड़ी चुनौतियां थी जैसा कि कहते आ रहे थे, अब राम मंदिर बन गया है उत्तर प्रदेश में, योगी जी और क्या देखते हैं अब 2024 के क्या लक्ष्य होगा?
बिल्कुल। और 72 सीटें बीजेपी जीत रही है उत्तर प्रदेश में, तो देखिए सबसे बड़े हीरो बन के या स्टार बन के कहिए तो योगी जी ही जीतेंगे, मतलब निकलेंगे यूपी से। और एक बात मुझे याद आ रही थी तो मुझे लगा मेंशन कर दूं, अभी लास्ट आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी को एक भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि योगी जी के बारे में कहा था कि मच्छर से लेके माफिया तक भगाने में माहिर है, सबका सफाया किया योगी आदित्यनाथ ने। प्रतीक जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर कुंडली भी यही दर्शाती है। जब वो शपथ लेते हैं तो कहते हैं मैं आदित्यनाथ योगी, मतलब मेष राशि उदय होती है। कुंडली जो मिली है वो किसी और लग्न की है, लेकिन मेष राशि का व्यक्ति बहुत ही दबंग छवि का होता है, चाहे वो सलमान खान हो मेष लग्न के, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। तो मैं आदित्यनाथ योगी निश्चित तौर पर मच्छर से लेकर माफिया तक डरेगा ही डरेगा। मंगल बहुत ही मजबूत है, राजनीति के बहुत लंबी रेस के घोड़े कह सकते हैं आप। और खास तौर से उनका प्रभाव जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो गया है कि रग रग में मोदी के साथ साथ योगी जी भी बस गए हैं, तो खास तौर से वो उनके करियर को आगे ले जा रहा है। जो अभी सितारे दर्शाते हैं कि कोई निश्चित तौर पर बड़ा उत्थान 27 के बाद भी उनके करियर में दिखता है और योगी आदित्यनाथ के लिए भी जीत का सेहरा बंधेगा ही बंधेगा। तारे सितारे सब साथ, खास तौर से कुंडली उनकी भी मजबूत, और बुध वाणी के कारक कहते भी हैं, मध्य आयु में बड़ा अच्छा कमाल करते हैं, तो वाणी पे भी जबरदस्त कंट्रोल कर रखा है इस समय और बहुत ही सधे हुए शब्दों में अपनी बात करते हैं। और मंगल की ऊर्जा और शनि की दिमाग में नीति और जनता तक पहुंचना ये शनि दर्शाते हैं। ये तीनों के तीनों ग्रह इनको राजनीति में इसी तरह बनाए रखें। तो उत्तर प्रदेश में जो जीत हासिल हो रही है, होती हुई दिख रही है, उसको लेकर के योगी जी आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, चहुंओर विकास हो रहा है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में अपनी साझेदारी करेगा और इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर आगे की ओर अग्रसर होगा। यही बाबा से कामना है और ये होगा। और लेकिन जैसा कि पहले भी कहा था कि न माफिया होगा न मच्छर ही होगा, चहुओर केवल और केवल विकास होगा, रामराज होगा। जय श्री राम। क्या बात, क्या बात। योगी जी के आंकड़े, उनकी तस्वीर क्या कहती है वान्या जी? योगी जी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मूलांक 5 पर आते हैं और भाग्यांक 3 पर आते हैं। ईयर का टोटल अगर हम 1972 में 7 और 2 लास्ट के 2 डिजिट्स का टोटल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी 9 पर आता है। योगी जी अपने वाणी से, अपने विजडम से, अपनी मेहनत से जो किसी ने नहीं कर दिखाया वो सब चीजें योगी जी ने करके दिखाई। उन्होंने अपने एक एग्जाम्पल सेट करा, कहीं ना कहीं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर, और कहीं ना कहीं सितारे जो हैं उनके बहुत ज्यादा फेवर में हैं। उनकी जो आध्यात्मिकता है, जो उनका स्पिरिचुअल माइंड है और जो कहीं ना कहीं उनके चार्ट में सन की पोजीशन है, सूर्य की पोजीशन है, वो उनको लाइफ में बहुत ऊपर लेके जाएगी। और एक वर्ड होता है सस्टेनेबिलिटी, तो ये जो है इनका आगे भी पॉलिटिकल करियर बहुत ही अच्छे से सस्टेन करेगा। कहीं ना कहीं जो उनका स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, शब्दों का जो उनका चलन है वो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है। तो ये 5 और 3 के अंक उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे और मंगल उनसे बहुत ज्यादा मेहनत करा के लोगों से जो है कनेक्ट करेगा। बुध जो है 5 वाणी का कारक होता है, अपनी वाणी से वो लोगों को कनेक्ट करते हैं। जब वो बोलते हैं तो सब लोग बहुत ही कॉन्फिडेंशियली उनको सुनते हैं, जिस हिसाब से ही इज अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं वो आई थिंक अब तक के कोई भी पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स पास्ट में हमने सेम स्टेट्स में देखे तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत हाई है, उनका आने वाला फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ब्राइट है। एक और नाम अगर हम लें जिनकी वाक्पटुता भी अच्छी है, बहुत अच्छा बोलती भी हैं और खूबी यह है कि दिखने में भी बहुत अच्छी हैं, वो है नवनीत राणा। नवनीत राणा के बारे में अगर प्रतीक जी आप कुछ बता पाएं कि हालांकि इनका जो अभी तक पॉलिटिकल ग्राफ दिख रहा है वो लगातार बढ़ता ही दिख रहा है जिस तरह से वो आगे बढ़े ही हैं, अब आगे के बारे में आप कुछ बता पाएं? देखिए, उनकी नामा राशि के से अगर चर्चा करें तो निश्चित तौर पर ये इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मुफीद नहीं रहेगा, थोड़ा सा चीज़ें दिक्कतों से मिलेंगी अगर मिलती हैं। लेकिन ओवरऑल कुंडली को जब देखें और उसको टटोलें तो सूर्य मजबूत है,
राहु भी मजबूत है, इसी वजह से चर्चा में रहना भी जानती हैं, लेकिन विवाद में भी अक्सर रहती हैं। सूर्य राहु की वजह से ही इन्हें सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और सूर्य राहु की इस स्थिति की वजह से एक जगह स्टेबिलिटी से रहकर सोचना चाहिए। अगर ये कर लेंगी तो जो दशाएं आने वाली हैं जो वो बेहतरीन है। निश्चित तौर पर 2025 से मुझे इनके सितारे ज्यादा बेहतर दिखते हैं, 24 फिर भी एवरेज दिखता है। तो हो सकता है इलेक्शन जीतें, उसके बाद कुछ ना, बहुत कुछ ना मिले, लेकिन 25 के अराउंड मिल सकता है। और अगर कहीं थोड़े मार्जिन से हार भी जाती हैं, क्योंकि सितारे इतने भी बुरे नहीं हैं, तो हो सकता है राज्यसभा में से आ जाएं। तो निश्चित तौर पर 25 के ऑनवर्ड्स इनके सितारे अच्छे हैं। बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, राहु अच्छा है। तो वाकपटुता से लेके कूटनीति की भी अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत अच्छी है। एक समय था जो हमने देखा कि उद्धव ठाकरे को भी पानी पिला रखा था, तो कहीं ना कहीं राहु की वजह से कूटनीति की समझ बहुत स्ट्रांग है और राहु बड़े मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। बिल्कुल। और बात कर लेते हैं एक और फीमेल कैंडिडेट की, स्मृति ईरानी की। कद्दावर नेता, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा बोलती हैं। और जहां तक बात करें अमेठी की, अमेठी में इस बार हालांकि वो कह रही थी, राहुल गांधी को कई बार बोला कि भैया आप आइए यहाँ पर। राहुल भी आते आते ऐसा लगा कि राहुल गांधी आएंगे, लेकिन वो आते आते रह गए यहाँ पर। वहां के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा दिलचस्प यहाँ का भी इलेक्शन रहा। वानी जी, स्मृति ईरानी जी की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 5 पे है, भाग्यांक 4 पे है, कुआं नंबर 9 पे है, पर्सनल ईयर 7 पे है। कुआं नंबर 9 जब भी होता है लाइफ में तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन का नंबर होता है। ये जो टाइम है, ये वो टाइम है जो अपनी वाणी से जो है वो सबका दिल जीत लेती हैं। कहीं ना कहीं जो उनके शब्द हैं, जो उनकी वाणी है, और उनका जो भाग्यांक है 4 है, तो उनका ग्राफ जो है ना थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है कि कभी कभी एक जैसे एक फील्ड में आएंगी, फिर वो दूसरे फील्ड में आएंगी। तो राहु कहीं ना कहीं उनके आगे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग चीजें दिखाता है। बट ये साल जो है, ये जो टाइम है, उनके लिए ये काफी ज्यादा फेवरेबल टाइम है। और मुझे उनका ग्राफ जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि कहां पर किन शब्दों का प्रयोग करना है। काम भी उन्होंने पास्ट में काफी ज्यादा किया, उनका पास्ट फीडबैक काफी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम जो है स्मृति ईरानी जी के लिए फेवर में है। जी बिल्कुल। प्रतीक जी, निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी एक योद्धा के तौर पर, जिस तरह से टीवी छोड़ के हम हमेशा देखते हैं कि लोग थोड़ा बहुत इधर उधर रहते हैं, पूर्ण रूप से राजनीति को अपनाया और कांग्रेस पार्टी की जड़ें हिला दी। वो सिर्फ और सिर्फ इनके मंगल और बृहस्पति की वजह से। बृहस्पति ने ज्ञान दे रहा है, बोलने की कला बुध बृहस्पति की वजह से है, लेकिन मंगल की जो जबरदस्त ऊर्जा है, बड़ी अटैकिंग लेडी है, बहुत अटैकिंग मोड में रहती हैं, वो भाजपा को बहुत लाभ देता है। यकीन मानिए कोई और भी लेडी होती, गांधी परिवार की सत्ता उत्तर प्रदेश से हिला देना बहुत बड़ी बात होती है। वो सिर्फ और सिर्फ इनका मंगल दे रहा है। निश्चित तौर पर बृहस्पति समझ और स्टेबिलिटी से राजनीति में आगे बढ़ाएगा। रही बात करें 2024 में जुलाई के बाद एक बड़ा उत्थान दिखता है, तो मैं कह सकता हूं शायद मंत्रिमंडल में इस बार मंत्रालय और बड़ा और बेहतर मिलेगा। ओवरऑल थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल 2026 में इनको रखना होगा, लेकिन राजनीतिक उठापटक से अब दूर रहेंगी और राजनीतिक में उद्भव बढ़ता ही जाएगा। प्रतीक जी, ये तो आपने बताया, लेकिन अभी नए नए बीजेपी में आए मोदी कैबिनेट में उनके बहुत पसंदीदा मंत्री केंद्रीय मंत्री सिंधिया का भी हम जिक्र कर लेते हैं। सिंधिया भी चमकते सितारे रहे, कभी कांग्रेस के और अब बीजेपी के। उनके नंबर्स क्या कह रहे हैं, उनकी कुंडली क्या कह रही है आपकी कंप्यूटर में? देखिए, अगर सिंधिया जी की बात करें तो निश्चित तौर पर शुक्र बड़ा मजबूत है, सूर्य मजबूत है, तो राज सत्ता से इन्हें दूर ही नहीं रखा जा सकता। और ये इतने समझदार थे, इन्हें पता था कि अब कांग्रेस अगले 15 साल नहीं आ रही, तो ये पहले ही चले गए। तो ये कहीं ना कहीं इनकी समझ है, जो कि बहुत कांग्रेसियों में अभी भी नहीं है। और रही बात इस समय की, बहुत फेवरेबल समय है। जब सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कुंडली में कि वो एक 25 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में रहता है, कहते हैं राजा के बड़े करीब हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो राजा मोदी जी, तो मोदी जी के बड़े करीब हो चुके हैं ये। निश्चित तौर पर इसका इन्हें फायदा मिलेगा। और विमान मंत्रालय अपने आप में भारत जैसे देश में सबसे बड़े मंत्रालयों में से कम नहीं है, क्योंकि नए रोज एयरपोर्ट मोदी जी खोलते जा रहे हैं, तो वो इनको हो सकता है वापस मिले। उसके साथ साथ कोई एडिशनल काम भी मिल सकता है। इनके तारे सितारे पूर्ण रूप से इनके फेवर में जाते दिख रहे हैं। राजनीति में लंबे
चलेंगे, आने वाली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत अच्छा करते हुए दिखते हैं। जरा भी इस बात पे शंका नहीं है और निश्चित तौर पर इनका सिक्का आगे भी बोलेगा और दिल्ली ही इनको सूट करेगा। मैं यहाँ एक बात जरूर रखना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में अगर ये राजनीति करना चाहेंगे तो इन्हें बहुत सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल, दिल्ली में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बिल्कुल, वानिया जी से भी जान लेते हैं। वानिया जी, आपकी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में? अपनी पुश्तैनी सीट पे वो वापस से लौटे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न श्वेता जी आपने पूछा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगर हम बात करते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 3 ही नंबर है। इनमें इनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 जो है वो 4 बार आ रहा है। तो आप यही से देखिए कि सूर्य कितना स्ट्रांग है। 4 टाइम्स किसी नंबर का आना, हालांकि ज्यादा 1 का आना भी कई बार क्रैंकी बनाता है। मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है, कुआं नंबर 2 है और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, पर्सनल ईयर भी 1 पे है। ये जो ईयर है इनके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। इनकी महादशा अभी बुध की चल रही है, अंतर्दशा भी बुध की चल रही है, तो बुध में बुध चल रहा है कहीं ना कहीं। तो शनि जो है इनका वक्री भी है और अस्त भी है, लेकिन इनके जो नंबर्स हैं, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स के लिए और पूरी डेट ऑफ बर्थ में ही इनका मैक्सिमम टाइम्स 1 है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, इनका वे ऑफ टॉकिंग, इनका वे ऑफ स्पीकिंग, इनकी जो टॉकिंग में अथॉरिटी है, जो थोड़ी सी डोमिनेंस है और कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटीज, एक बहुत ही अच्छे ये जो है एक लीडर है जो बहुत आपने देखा होगा, क्योंकि मोस्टली जब सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सीनियर पोजीशंस पे लेके जाता है। तो इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। इनका टाइम जो है ये काफी ज्यादा फेवरेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका टाइम ऑफ बर्थ भी 10 AM है, वो भी 1 पर आता है। कहीं ना कहीं सूर्य का इन्फ्लुएंस देखिए पूरे चार्ट में, कहीं ना कहीं हर जगह से इनको ऐसा लग रहा है कि सूर्य फेवर करता है और आगे भी करेगा। पॉलिटिक्स में ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। चलिए अब अगले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं जो अभी अपने पॉलिटिकल ग्राफ में काफी अच्छी जगह तो है ही, वो खानदानी उसी ग्राफ से आते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। उनके फादर सीएम रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर की हम बात कर रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें तो फिलहाल उनके सितारे क्या कहते हैं प्रतीक भट्ट? बहुत उज्जवल भविष्य। बुध शुक्र की इस तरह का ताना बाना कुंडली में एक वे ऑफ कम्युनिकेशन को बेटर करता है। एक शुक्र कूटनीति से समझ के साथ साथ एक अच्छा चेहरा देता है। तो निश्चित तौर पर एक यंग स्मार्ट मंत्री हैं मोदी गवर्नमेंट में। और शुक्र बुध की ये खास तौर से इस तरह का कहीं ना कहीं ताना बाना ये दर्शा रहा है कि इस तरह सत्ता के सुख बड़े आसानी से मिलते रहेंगे, लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। अब बात करें इनके एक और प्लैनेट की, सूर्य बड़ा स्ट्रांग है तो पिता से विरासत ट्रांसफर हुई और जब शुक्र बुध भी स्ट्रांग हुआ तो बुध कहते हैं उस राजकुमार है तो अपने पिता की विरासत को आगे ले जाता है। सूर्य अगर राजा है तो बुध राजकुमार है मंत्रिमंडल में, और जब बुध जिस बच्चे का स्ट्रांग हो सूर्य के साथ तो मतलब अपने पिता की विरासत को बहुत आगे ले जाता है। तो आप देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर एक पावरफुल मंत्रालय जो कि टॉप 5 टॉप 7 मंत्रालयों में आता है किसी भी सरकार में, उस पर आसीन है। यह चुनाव भी इनके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इस चुनाव में भी जीत कर वापस आ रहे हैं। उसी के साथ साथ हो सकता है इस पद के साथ जो मंत्रिमंडल उन्हें मिला था उसके साथ इस बार कुछ एडिशनल पद भी मिल जाए। तो अनुराग ठाकुर के सितारे पूरी तरह से फेवर में हैं। वानिया जी क्या कहते हैं अनुराग ठाकुर के नंबर्स? अनुराग ठाकुर जी की अगर मैं बात करती हूँ तो मूलांक 6 पर है, भाग्यांक 1 पर है, कुआं नंबर 8 पर है, पर्सनल ईयर 6 पर है और बुध और शुक्र बहुत ज्यादा इनके चार्ट में स्ट्रांग है। सूर्य भी स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं भाग्यांक जो है, भाग्यांक भी 1 है, 24, जिसको हम मनी मैग्नेट नंबर भी कहते हैं। 24 एक बहुत अच्छा चेहरा भी देता है। तो कहीं ना कहीं उनकी लुक्स, उनके एक्शंस और जो भी उन्होंने पास्ट में एक यंग लीडर की तरह जो भी चीजें कही हैं और कहीं ना कहीं यूथ जिस हिसाब से उनसे कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वीनस का इन्फ्लुएंस उस चार्ट में बहुत ज्यादा है। कुआं नंबर 8 है, उनसे मेहनत भी कराता है और पर्सनल ईयर भी 6 है। यहां देखिए मूलांक 6, पर्सनल ईयर 6 और 6 भी किससे बना है? 24 से बना है, चंद्रमा और राहु से। तो कहीं ना कहीं जब 2 और 4 मिलके 6 बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी लुक्स भी देता है पर साथ में एक मैनिपुलेटिव माइंड भी देता है जो कि पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाग्यांक 1 है, फिर से यही बोलूंगी कि 1 नंबर पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। ये टाइम उनके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। तो उनका जो एक फीमेल्स के लिए हम एक कोट यूज करें, ब्यूटी विद ब्रेन्स, तो यहाँ पर उनके लिए ये कोट मैं यहाँ पर मेल के लिए यूज करूंगी क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने लुक्स प्लस इंटेलेक्ट प्लस उनका माइंड ओवरऑल सभी चीजें
बहुत अच्छे से अपने डिसीजंस को लेते हैं और जिस हिसाब से वो काम करते हैं कहीं ना कहीं टेक्निकल माइंड वो एक अप्लाई करते हैं। बिल्कुल प्रतीक जी, एक बड़ा चेहरा, युवा चेहरा, वकालत और राजनीति के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका चेहरा बांसुरी स्वराज का भी है, दिल्ली से प्रत्याशी हैं, क्या कहती है उनकी कुंडली, उनके ज्योतिष? कमाल का बृहस्पति है और कहा भी जाता है प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी अगर कोई है तो बृहस्पति है। बड़े सधे हुए दिमाग से, आराम से, धीरे से। इनको तब भी मोदी जी ने घर जाकर ऑफर किया था जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज नहीं रही थी, लेकिन नहीं आई। एक उपयुक्त समय चुना और वो समय मैं देख रहा हूं या तो तय सितारों का खेल है कि इस समय इनका तारे भी इतने मजबूत हैं कि ऐसी दशाओं में है कि इन्हें हो सकता है कोई पद भी मिल जाए मंत्रिमंडल में। ये चुनाव तो बड़ी आसानी से जीतेंगी और इतने बड़ी विक्ट्री मार्जिन से जीतेंगी कि बीजेपी भी हैरान रह जाएगी। और राजनीति में इनका कंट्रीब्यूशन जो अब से शुरू हो रहा है, जैसा कि आपने कहा वकालत में हर व्यक्ति सिर्फ शनि को न्यायाधीश बनाकर ही मान चुका है, लेकिन वकालत बिना बृहस्पति के नहीं हो सकती, क्योंकि न्याय के साथ साथ प्रिंसिपल और सिद्धांत बृहस्पति दर्शाते हैं। कमाल का बृहस्पति है, इसीलिए अच्छी फर्म को रन करती हैं। वकालत में एक अच्छे नाम स्टैब्लिश कर लिया है, अब वही चीज राजनीति में रहेगी। क्योंकि कहा जाता है सबसे बड़ा सलाहकार है अगर सूर्य के मंत्रिमंडल में 9 ग्रहों में तो शुक्र और बृहस्पति हैं। तो आप देखिए सुषमा स्वराज राइट हैंड रही लालकृष्ण आडवाणी की, सबसे बड़ी सलाहकार रही। मोदी जी ने विदेश मंत्रालय जैसा मंत्रालय दिया था, तो वही चीज सुषमा स्वराज को इनहेरिट हुई है। वो बृहस्पति इनको बहुत बड़ा सलाहकार बनाएगा आने वाली कैबिनेट्स में, आने वाली सरकारों में। इनकी राजनीति, राजनीतिक भविष्य दोनों उज्जवल दिखता है। निश्चित तौर पर वहां पर तेजी से तरक्की करती हुई नजर आती हैं। जो दशाएं दिखती हैं खास तौर से 17 जून के बाद से बहुत फेवरेबल है। वहां के बाद आप देख सकते हैं कोई बड़ा पद इनको भी मिल सकता है। वान्या जी, बांसुरी स्वराज को आप कैसे देखते हैं और क्या कह रहे हैं उनके नंबर्स? इन लाइन विद प्रतीक जी जो अभी उन्होंने बृहस्पति के बारे में बोला बांसुरी स्वराज जी के लिए, तो मूलांक जो है इनका 3 पर है। एक इंपॉर्टेंट चीज 84 का बर्थ है, 84 को आप ऐड करते हैं कहीं ना कहीं 12 से 3 बनता है, तो गुरु का इन्फ्लुएंस जो है इनके चार्ट में बहुत ज्यादा है। पर्सनल ईयर भी 3 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जुपिटर जो है इंटेलेक्ट का कारक है, विजडम का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है, पब्लिक स्पीकिंग का कारक है, तो कहीं ना कहीं अपने बृहस्पति, अपने इंटेलेक्ट की वजह से जो रिस्पेक्ट, जो मान सम्मान जो है इनको मिलना चाहिए वो सब इनको मिलेगा। पॉलिटिक्स में ये बहुत ऊपर जाएंगी। अपनी मदर से भी ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई है और कहीं ना कहीं इनका बृहस्पति जो मान सम्मान, जो रुतबा, ये सब चीजें, वाणी का कारक, बहुत सोच समझ के बोलती है कहां पर क्या कितना बोलना है। भाग्यांक 8 है, कहीं ना कहीं वो इनको लीगल से जोड़ता है। और कुआं नंबर जो है 7 है, पर्सनल ईयर भी 3 है। ये ईयर इनके काफी ज्यादा फेवरेबल में है। इस साल जो है ये कुछ ना कुछ अपने स्किल सेट, नया कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन भी करेंगी, कुछ ना कुछ एजुकेशन से भी इनका स्किल सेट जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इनको आगे लेके जाएगा। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वान्या जी आपका बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ अमित जी, दीपक जी आपका बहुत धन्यवाद, प्रतीक भट्ट जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये महा पैनल लगातार हमारे साथ बनी हुई थी और गुड न्यूज टुडे ने आपको इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के इस सर्वे को दिखाया, एग्जैक्ट पोल दिखाया और साथ ही साथ ज्योतिषियों का एग्जिट पोल भी आपके सामने हमने रखा, जिसमें हमारे जितने भी ज्योतिषी यहां पर मौजूद थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से एग्जिट पोल में आंकड़े दिए। अब देखिए, अब ये 4 तारीख को ये एग्जिट पोल, क्या एग्जैक्ट पोल जो है वो वही एग्जैक्ट नंबर्स आ पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।